मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज से हम लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड्स का स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन फॉर्मूला ये हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे वाले चैप्टर में सीधा डायरेक्टली इसका ये सीधा अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट में हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU या सिंपली U बोला जाता है। U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसको हम लोग समझते हैं। किसी भी मास को अगर हमें मेजर करना होता है तो बेसिकली हम उसे किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हैं। बट एटम और मॉलिक्यूल, आयंस, ये सब इतने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं कि इनके मास को हम ग्राम, किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। कोई भी हमारे पास इसको मेजर करने के लिए वेइंग मशीन नहीं है जिससे हम इसके मास को मेजर कर पाए। तो उसके मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट AMU और U कहते हैं। एक्चुअली में ये AMU और U है क्या, इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास इस टाइप का वेइंग मशीन है वेट को मेजर करने के लिए। ये मेरे पास है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का इक्वल मास का कुछ स्फेरिकल बॉल है। कुछ इस टाइप का इक्वल मास का स्फेरिकल बॉल है हमारे पास। अब हमें किसी का मास को मेजर करना है इस स्फेरिकल बॉल के हेल्प से। किसी भी चीज के मास को मेजर करना है इस स्फेरिकल बॉल के हेल्प से। तो हम लोग इसके मास को कैसे मेजर करेंगे? जैसे मान लेते हैं कोई आदमी का ही मास मेजर करना है, उसको यहां पे रख देते हैं और यहां पे हम स्फेरिकल बॉल को रखते हैं। देखिए हुआ क्या कि इस आदमी के वेट को मेजर करना है इस स्फेरिकल बॉल के हेल्प से। अब हमने क्या किया, यहां पे आदमी को रखा और यहां पे स्फेरिकल बॉल को रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्फेरिकल बॉल को यहां पे रखने के बाद इधर वाला मास और इधर वाला मास एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि इस आदमी का वेट जो होगा वो 10 स्फेरिकल बॉल के इक्वल होगा। बोल सकते हैं यहां पे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि मास ऑफ अ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ अ मैन। एक आदमी का जो मास होगा वो किसके इक्वल आ रहा है, मास ऑफ 10 स्फेरिकल बॉल। 10 स्फेरिकल बॉल का जो मास है एग्जैक्टली इस आदमी के मास को बैलेंस कर दिया। अब और क्या लिख सकते हैं यहां पे समझना है। अगर हमें पूछा कि मास ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल बॉल का मास बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 1/10 ऑफ मास ऑफ अ मैन। एक आदमी के मास का 1/10 पार्ट हो जाएगा। अब हमें 2 स्फेरिकल बॉल का मास को मेजर करना है तो इस 1/10 ऑफ मास ऑफ ए मैन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर हमें 1000 स्फेरिकल बॉल के मास को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल बॉल का मास इस आदमी के कंपैरिजन में मालूम है हमें 1/10 ऑफ मास ऑफ ए मैन होता है, तो 1000 का कितना होगा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो किसी के हेल्प से किसी दूसरे के मास को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। अब हम एक स्टैंडर्ड बना लिए। स्टैंडर्ड हमारा क्या बन गया कि एक स्फेरिकल बॉल का जो मास होगा वो मैन एक आदमी के मास का 1/10 पार्ट होगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया है। अब इसी स्टैंडर्ड की हेल्प से हम सभी के मास को मेजर करेंगे। जैसे यहां पे स्टैंडर्ड बनाया गया उसी टाइप से यहां पर एक स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड क्या बनाया गया, बोला गया कि 1 AMU एक स्टैंडर्ड बना। 1 AMU is equal to 1/12 of mass of 1 AMU equal to 1/12 of mass of 12C एटम। कार्बन 12 सबको पता है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहां पे जो स्टैंडर्ड बनाया गया वो कार्बन 12 के हेल्प से स्टैंडर्ड बनाया गया। तो एक स्टैंडर्ड इसने फिक्स कर दिया, बना दिया 1 AMU is equal to 1/12 of mass of एक 12C कार्बन एटम, मास ऑफ 12C कार्बन एटम। इसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां से लिख सकते हैं कि 1 AMU जो स्टैंडर्ड बना, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये जो स्टैंडर्ड बना वो कैसे बना, एक कार्बन 12 एटम लिया, उसके मास को 12 से डिवाइड करने पे 1 AMU मिला। जैसे यहां पे एक आदमी के मास को 10 से डिवाइड करते थे तो एक स्फेरिकल बॉल का मास निकलता था। एक स्फेरिकल बॉल का मास एक आदमी के मास को 10 से डिवाइड करने पर आता था। जस्ट उसी टाइप से 1 AMU अब इसी को क्या कर देगा, मान लीजिए यहाँ पे मास ऑफ ए स्फेरिकल बॉल जो आ रहा था, मास ऑफ ए स्फेरिकल बॉल, अब इसी को हमें किसी का मेजर करना होगा। किसी भी, मान लीजिए हमें किसी भी चीज के मास को मेजर करना होगा तो हम यहां से आसानी से लिख सकते हैं 1/10 ऑफ मास ऑफ ए मैन। तो ये जो मास ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 1/10 ऑफ मास ऑफ ए मैन आया, अब इसी को एक स्टैंडर्ड बनाकर बोल देगा, कुछ नया नाम दे देगा 1 AMU या और भी कुछ नाम दे देगा। तो वही काम यहां हुआ है, एक यूनिट बना दिया कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, एक कार्बन 12 एटम के मास को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 AMU मिलेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, देखिए लिख सकते हैं मास ऑफ 12C एटम, एक कार्बन एटम, एक 12C एटम जो कार्बन एटम है उसका मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 AMU। ये हो जाएगा मास ऑफ 12C एटम। स्टैंडर्ड बना कि एक कार्बन 12 एटम के मास को 12 से डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा उसी को बोला जाएगा 1 AMU। ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया। तो यहां से हम एक कार्बन एटम का मास निकाले, न्यूमरेटर को निकाले, 12 into 1 AMU, तो कितना आ गया हमारे पास, 12 AMU आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक कार्बन एटम 12 AMU आ गया हमारे पास। अब देखा गया कि मास ऑफ सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का जो मास होता है वो 23 into 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ध्यान देना, एक सोडियम एटम का मास जो होगा वो जो स्टैंडर्ड हमने बनाया 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, एक्चुअली में शुरुआत में ये हमारे स्टैंडर्ड है, कार्बन 12 का जो मास आएगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा स्टैंडर्ड है। तो इसको बार बार हर एक से लिखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया 1 AMU। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 23 into ये वाला किसके इक्वल है,
1 AMU, तो इसको लिख सकते हैं 23 AMU। उसी टाइप से मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास निकाला गया तो ये आया 1/16 into 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम जो स्टैंडर्ड है उसका 16 टाइम आया ऑक्सीजन एटम का मास, मतलब 16 into 1 AMU, तो इसको लिख सकते हैं 16 AMU। ठीक है, उसी टाइप से कुछ और मास ले लेते हैं। मास ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम का जब मास निकाला गया तो ये आया 40 into जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हमारा क्या है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये हमारा स्टैंडर्ड है। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम यही हमारा स्टैंडर्ड है जिसका वैल्यू 1 AMU की इक्वल आ रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा 40 AMU। ठीक है, तो ये हम इसके हेल्प से अब इसी का नाम एक सोडियम एटम का मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास, एक कैल्शियम एटम का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास, इसी को डिफाइन किया गया कि किसी भी एक एटम का जो मास होगा उसी का नाम दे दिया गया एटॉमिक मास। तो देखिए एक बहुत ही स्मॉलेस्ट मास जैसे एटम का, मॉलिक्यूल का, आयंस का, इस टाइप के बहुत ही स्मॉलेस्ट मास को मेजर करने के लिए एक वेइंग मशीन यूज होता है जिसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखा गया कि बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके देखा गया कि एक कार्बन एटम जो होता है मास ऑफ 12C एटम, याद रखना है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, पर जो स्टैंडर्ड बनाया गया, जो स्केल बनाया गया है वो C12 को लेकर बनाया गया है। शुरुआत में जो स्टैंडर्ड बनाया गया था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हेल्प से बनाया गया था, बाद में इसे कार्बन 12 स्टैंडर्ड लिया गया। इसका रीजन ये है कि कार्बन 12 जो होता है वो कार्बन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ये मॉइस्चर एयर से आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, प्लस इसका एबंडेंस ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया गया। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक वेइंग मशीन होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास को मेजर करता है। उसके हेल्प से कार्बन 12 के मास को निकाला गया तो वो आया 1.992468 into 10 to the power -23 ग्राम। कार्बन 12 एटम का जो मास आया वो आया 1.992468 into 10 to the power -23 ग्राम। अभी हमने क्या देखा 1 AMU। देखिए ये आया मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 वाला जो स्टैंडर्ड लिया गया उसका मास ये आया। अभी हमने देखा 1 AMU इक्वल टू क्या होता था, मास ऑफ 12C एटम, एक कार्बन एटम का मास को 12 से डिवाइड करते थे, ये 1 AMU था। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब कार्बन एटम का मास निकाला गया तो आया 1.992468 into 10 to the power -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। ये किसके इक्वल आ रहा है 1 AMU के इक्वल आ रहा है। इसको और भी अगर हम सॉल्व करते हैं 1 AMU क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.992468 into 10 into 10 to the power -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 into 10। न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 19.92468 इनटू ये 10 ऊपर ले जाते हैं तो ये आ गया 10 to the power -24 ग्राम
डिवाइडेड बाय 12 और यहां से 1 mu निकालें तो 19.92468 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.66 आता है into 10 to the power minus 24 ग्राम। ये याद रखना है, 1 mu का वैल्यू याद रखना है कि 1 mu किसके इक्वल होगा, तो 1 mu इक्वल टू होता है 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। देखिए एक आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा याद रखने के लिए ये सब लोगों को पता भी होगा एवोगाड्रोस नंबर जिसको हम Na से दिखाते हैं, ये होता है इसका वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। एवोगाड्रोस नंबर जिसको हम Na से दिखा रहे हैं इसका वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तो अगर हम 1 by Na निकालें, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारा 1 by 6.022 into 10 to the power 23 is equal to, इसको भी सॉल्व करने पर आता है 1.66 into 10 to the power minus 24। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 by Na, इसको 1 by 6.022 ऊपर चला जाएगा 10 का पावर minus 23, सिंपलीफाइड करेंगे तो 1.66 into 10 to the power minus 24 आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 mu, ये 1.66 into 10 to the power minus 24 किसके इक्वल आ रहा है, 1 by Na के इक्वल आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं 1 by 1 mu इक्वल टू, ये तो हमें पता ही है 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, इक्वल टू हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 by Na ग्राम। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 1 mu इक्वल होता है, तो इस चीज को याद रखना है कि 1 mu इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम और ये इक्वल टू 1 by Na ग्राम होता है। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक मास? देखिए एक्चुअली में एटॉमिक मास हमें ये बताएगा कि कोई भी एटम कार्बन 12 वाले से कितना टाइम्स हैवियर है। एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि कोई भी एटम, ऑक्सीजन ले लें, अभी हम देख रहे थे कि एक सोडियम एटम का मास कितना आ रहा था, 23 टाइम्स ज्यादा आ रहा था 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन से। एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा था, तो वो 16 टाइम्स ज्यादा आ रहा था। तो एटॉमिक मास, एक्चुअली में एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि एक एटम का मास किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। तो लिख सकते हैं एटॉमिक मास का डेफिनेशन, मास ऑफ एन एटम व्हिच इज डिटरमाइंड, द मास ऑफ एन एटम व्हिच इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 12C स्केल, जिसको हम शॉर्ट में C12 भी बोलते हैं, स्केल विथ यूनिट्स AMU is called atomic mass, is called atomic mass। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एक एटम का मास जिसको डिटरमाइन किया जाता है किसके हेल्प से, कार्बन 12 के हेल्प से, जिसका यूनिट क्या होता है AMU, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो देखिए यहां पे एटॉमिक मास ऑफ, मान लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम का एटॉमिक मास, तो देखा गया कि जो एटॉमिक मास कैल्शियम एटम, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम के एक एटम का मास कितना है, एक एटम कैल्शियम का जो मास होगा उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। और जब भी हमें ये एटॉमिक मास लेना होगा तो हमें स्टैंडर्ड बना हुआ है 1/12, उसी से चेक करना है। तो कैल्शियम एटम का जब एटॉमिक मास निकाला गया तो देखा गया ये 40 टाइम्स ज्यादा आता है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। जो
स्टैंडर्ड यही है, इसी से हमें कंपैरिजन करना है। 1/12 ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बन 12 एटम का 40 टाइम आता है एक एटम कैल्शियम का मास। इसका मतलब क्या हो गया, ये 40, और इसको बार बार अब लिखना नहीं है क्योंकि इसी का वैल्यू एक यूनिट बना दिया गया, क्या, AMU। तो ये क्या हो जाएगा, 40 AMU। उसी टाइप से अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम का एटॉमिक मास का बात करें तो ये जब निकाला गया तो आया 32 into 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब ये बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए तो इसको एक यूनिट बना दिया गया 1 AMU। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 32 AMU। इसी टाइप से और भी एटम का एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर देखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम एटॉमिक मास जब भी पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास बताओ, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है। तो अब हम लोग हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकालेंगे तो देखा गया ये वाला मास इक्वल होता है किसका, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। इसको हम इक्वल है तो 1 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा 1 AMU। इसी टाइप से और भी बहुत सारे एटम का एटॉमिक मास निकाला गया। नाइट्रोजन एटम निकाला गया तो ये क्या आया 14 AMU एटॉमिक मास। कोई दूसरे एटम का निकालते हैं, क्लोरीन एटम, तो ये आया 35.5 AMU। AMU को सिंपली हम U भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास जब कॉपर एटम का निकाला गया तो ये आया 63.5 AMU एटॉमिक मास। मान लेते हैं कोई दूसरे एटम, कॉपर आ गया हमारे पास, आयरन एटम अगर हमने ले लिया तो ये आया 56 AMU। इसका मीनिंग क्या है, ये अगर कोई बोलता है कि नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14 AMU है, इसका मतलब एक एटम नाइट्रोजन का मास कार्बन 12 वाले मास 1/12 ऑफ कार्बन 12 जो स्टैंडर्ड था उसके मास से 14 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर हम क्लोरीन एटम का एटम निकालें एटॉमिक मास, मतलब क्लोरीन के एक एटम का मास निकालें तो ये क्या होगा, 35.5 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। आयरन एटम का एटॉमिक मास बोले तो ये क्या होगा 56 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, AMU किसके जगह पे आ रहा है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब एटॉमिक मास हमें ये बताता है कि कोई भी एटम का मास कितना टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब जब भी हमें एटॉमिक मास किसी का निकालना है इसके रिस्पेक्ट में तो इसको बार बार लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको रिप्लेस करके क्या बोल दिया 1 AMU, और AMU के टर्म में हम लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं RAM, ये क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में फर्क है। एटॉमिक मास को किस में मेजर करते हैं, U में मेजर करते हैं, AMU में मेजर करते हैं, बट रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, जब भी हमें किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो हमें क्या करना है, जैसे किसी का भी रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी आदमी का वेट 60 kg है और किसी दूसरे का वेट 30 kg है, तो पूछा जाएगा इसका वेट इसके रिस्पेक्ट में निकालो, इसका वेट इसके रिस्पेक्ट में निकालो, तो क्या बोलेंगे 2 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब इसके वेट को इससे हमने डिवाइड कर दिया।
पूछा जाएगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, तो इसका वेट को इसके वेट से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब इसका रिलेटिव मास इसके रिस्पेक्ट में हाफ हो गया और इसका रिलेटिव मास इसके रिस्पेक्ट में 2 टाइम ज्यादा हो गया। तो जिसका भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके मास को दूसरे रेफरेंस वाले मास से डिवाइड करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ एन एटम, इसको लिखेंगे मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। क्योंकि हमें जब भी कंपैरिजन करना है तो हमें ये वाले स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना है, ठीक है। देखिए किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो क्या होगा, उस एटम का एब्सोल्यूट मास, एक्चुअल में उस एटम का मास कितना है, इसको कंपैरिजन करना है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम से। जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोग निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, निकालना है कार्बन एटम का, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम निकालना है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन एटम का कैसे निकालेंगे, ये तो रेफरेंस ही है। मान लीजिए ऑक्सीजन एटम का निकालना है तो कैसे निकालें, उस एटम का एक्चुअल मास जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, तो ये कितना हो गया 16 AMU ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया वो एक्चुअली में कितना है 1 AMU, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 16 हो गया। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पूछा तो 16 AMU बोलेंगे, बट रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा तो 16 बोलेंगे, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। उसी टाइप से मान लीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास हमें सल्फर एटम का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट एक्चुअल एटॉमिक मास क्या ले लेंगे 32 AMU डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, उसका वैल्यू 1 AMU, ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आएगा 32 आएगा। मतलब कि जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल में मेजरमेंट किया जाता है AMU में, उसी AMU को हटाकर सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड को लिखें तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। मतलब सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलने का मीनिंग ये हुआ कि सल्फर के एक एटम का अगर हम बात करें तो उसका मास, हमें जब भी कंपैरिजन करना है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, तो मेरे पास स्टैंडर्ड ये है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास सल्फर का 32 आ रहा है। इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि एक एटम अगर हमने सल्फर को कंसीडर किया तो उसका मास 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम से 32 टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा, हैवियर होगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ अब देखिए ये क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ, या सिंपली इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, है ना, एक्चुअल एटॉमिक मास है तो हम लोग इसको एब्सोल्यूट बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये कितना होता है 1 AMU। तो यहां से देखिए ये किसके बदले आ रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास के बदले आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का, एटम का, जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा जिसको हम सिंपली एटॉमिक मास कहते हैं,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU, यहां से कह सकते हैं। जैसे अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है, किसका निकालना है? कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालना है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 40 इंटू 1 AMU, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 40 AMU। मतलब क्या, हम क्या यहां देख रहे हैं कि एटॉमिक मास में यूनिट लगा हुआ रहेगा AMU, जबकि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो उसमें यूनिट नहीं होगा, वो सिंपली जैसे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो 12 बोलेंगे, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो 1 बोलेंगे। मतलब AMU यूनिट को हटाकर जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारा 1, 12, 20, 40 जो आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। और उसी में अगर हम AMU लगा दें तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, या हम उसे एटॉमिक मास कहेंगे। थैंक यू। रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।